माइंडसाइट क्या है और क्यों जरूरी है? अगर हम सभी अपने दिमाग का सही तरह से इस्तेमाल करें तो किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। किसी भी इंसान के दिमाग में एक अलग ही दुनिया होती है। कई तरह के थॉट्स आते रहते हैं, जैसे सपने, यादें, होप्स, डिजायर से लेकर सुख दुख, डर, सब कुछ हमारे दिमाग की ही उपज है। कभी कभी हमारे दिमाग में जन्म लेने वाली फीलिंग्स कुछ पल के लिए होती हैं और कभी कभी ये फीलिंग्स काफी लंबे समय तक हमारे साथ बनी रहती हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे जब कभी आपको कोई जरूरी मीटिंग करनी होती है तो कुछ समय के लिए आपके माइंड में एक अजीब सी घबराहट जन्म ले लेती है, लेकिन मीटिंग के बाद सब नॉर्मल हो जाता है। उसी तरह से कभी हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाता है जो काफी लंबे समय तक हमारे माइंड को इम्पैक्ट करता है। कभी कभी ये फीलिंग्स हमें इतना ज्यादा इम्पैक्ट कर देती हैं कि हमारे दिमाग की सोचने और समझने की शक्ति हम खो देते हैं। यहाँ पर माइंड साइट सबसे जरूरी रोल प्ले करता है। ये एक ऐसा टूल है जिसमें अगर कोई इंसान खुद को मास्टर बना लेगा तो वो किसी भी तरह की सिचुएशन को सही तरह से टैकल कर सकता है। आइए पहले समझते हैं कि आखिर माइंड साइट असल में होता क्या है। माइंड साइट एक तरह का फोकस अटेंशन होता है जो हम अपने दिमाग के ऊपर रखते हैं और अपने दिमाग की वर्किंग को समझ सकते हैं। इसकी हेल्प से हम जब कोई भी डिसीजन लेंगे तो सोच समझ कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा दिमाग जल्दबाजी में ऑटो पायलट मोड में चला जाता है और फिर वो जो भी डिसीजन लेता है वो हमारे बस में नहीं होता। माइंड साइट को आप एक लेंस की तरह देख सकते हैं जिसकी हेल्प से हम अपने माइंड की कैपेसिटी को अच्छे से परख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि माइंड साइट का यूज स्पेशल क्वालिटी वाला इंसान ही कर सकता है। इस दुनिया का कोई भी इंसान इस आर्ट को सीख कर अपने दिमाग की कैपेसिटी को और भी ज्यादा डेवलप कर सकता है। अगर हम इस कला को सीख जाते हैं तो हम जब भी कोई डिसीजन लेंगे तो उस डिसीजन को लेने के लिए हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस मौजूद रहेंगी। हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि तब हम अपने माइंड की फुल कैपेसिटी को यूज कर रहे होंगे। जब इंसान अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाता है तो फिर उसको ये एहसास होता है कि उसकी असली एबिलिटी क्या है और वो क्या क्या कर सकता है। माइंड साइट की हेल्प से हम अपने दिमाग के अंदर की दुनिया को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं और उन सभी एरियाज में वर्क कर सकते हैं जो कि हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब होगा कैसे, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप तो होती नहीं है। किसी भी चीज को करने के लिए या फिर किसी चीज को सीखने के लिए हमें थोड़ा बहुत वर्क तो करना ही पड़ता है। कोई भी चीज हमारे अंदर ऑटोमेटिक तरीके से डेवलप नहीं होती है। माइंड साइट की हेल्प से हम अपने माइंड, बॉडी और एटीट्यूड के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। हम सभी ने कभी न कभी एक चीज जरूर एक्सपीरियंस की होगी। जब हम किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे होते हैं जो कि हमें उकसाने की कोशिश करता है, तो ऐसे में लाजमी है कि हमें गुस्सा आ जाए। इस सिचुएशन में हम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हमारा माइंड बिल्कुल खाली हो जाता है और हमें बहुत तेजी से गुस्सा आ रहा होता है। ऐसे में हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम उस इंसान से दूर जा सकें। हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आप भी कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो जरूरी है कि आप अपने अंदर चल रही चीजों को सही तरह से समझें और उन चीजों को सही तरह से समझने के लिए माइंड साइट का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंड साइट की हेल्प से हम अपनी बॉडी और अपने माइंड के बीच के कनेक्शन को समझ सकते हैं। इसकी हेल्प से हम ये भी सीख सकते हैं कि किस तरह हमें अपने इमोशंस को रेगुलेट करना है। मेडिटेशन या फिर योगा, ये सब माइंड साइट को प्रैक्टिस करने के तरीके हैं। इन सब चीजों को रेगुलर तरीके से करने पर हम अपने दिल की धड़कनों और अपनी बॉडी के बारे में अच्छे से अवेयर हो सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि माइंड साइट तभी प्रैक्टिस किया जा सकता है जब आप अकेले हों और आपके पास खाली समय हो। बिल्कुल नहीं, ये ऐसा टूल है जिसको आप
भीड़ भाड़ और कंफ्यूजन वाली सिचुएशन में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोचिए कि आपके बच्चे आपस में लड़ रहे हैं और उससे आपकी दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। बच्चों को लड़ता देखकर अगर आप शांत और पेशेंट रहने की कोशिश करेंगे तो आप आसानी से उनके बीच का झगड़ा सुलझा पाएंगे। और अगर आप ऐसी सिचुएशन में फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे तो आपको गुस्सा आएगा और हो सकता है कि आप गुस्से में अपने बच्चों के ऊपर हाथ भी उठा दें। आपको बस इतना करना है कि अपनी बढ़ी हुई धड़कनों पर ध्यान देना है और उस पर फोकस करना है। कोशिश करनी है कि चीजें आपके माइंड पर हावी ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आप हाइपर होकर कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जिसके बारे में सोचकर बाद में आपको रिग्रेट फील हो। इसलिए ऐसी सिचुएशन में माइंड साइट जैसे टूल का यूज करके अपने माइंड के अंदर चल रही उथल पुथल को संभालना है और सोच समझकर आगे कुछ डिसीजन लेना है। ये जो अभी एग्जाम्पल दिया है ये तो बस एवरीडे लाइफ से लिया सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ऐसी न जाने कितनी चीजें दिन भर में इंसान के साथ होती हैं जहां पर वो माइंड सेट की प्रैक्टिस कर सकता है। माइंड सेट की हेल्प से न सिर्फ हम अपने अंदर की दुनिया को अच्छे से जान पाते हैं, बल्कि हम ये भी सीखते हैं कि दूसरों की नजरों से हम दुनिया को कैसे देख सकते हैं। ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि आज के टाइम में लोग सिर्फ अपने तरीकों से चीजों को देखते हैं। सामने वाले की नजर से अगर आप किसी चीज को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो किस तरह से किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में सोच रहा है और डिसीजन ले रहा है। अब बात करते हैं माइंड साइट प्रैक्टिस करने का आखिरी गोल क्या है। किस लिए हमें माइंड साइट की प्रैक्टिस करनी चाहिए? क्योंकि अगर आप किसी ऐसी चीज की प्रैक्टिस करेंगे जिसके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है और आपको ये नहीं पता होगा कि इसको करने से आपको आगे चलकर क्या मिलेगा, तो उसे करने का कोई फायदा ही नहीं है। माइंड साइट प्रैक्टिस करने का जो सबसे जरूरी गोल है वो है लाइफ में बैलेंस लाना। हम में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनका मॉर्निंग में बहुत ही फिक्स्ड यानी कि पहले से ही तय रूटीन होगा। कुछ लोगों को पता रहता है कि उन्हें सुबह उठकर सबसे पहले क्या करना है और फिर उसके बाद क्या करना है। इसके अलावा ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जिनको ये पसंद ही नहीं आता कि उन्हें रोजाना एक ही तरह की चीजें मिले। जी हाँ, ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जो कि रोजाना किसी चीज को अगर सेम तरह से करते हैं तो उनको बड़ा अटपटा लगता है। तो अगर आप इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो ये आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा चीजों पर निर्भर करते हैं कि आपको एक ही तरह से रूटीन फॉलो करना है तो ये गलत है। और अगर आप कहते हैं कि रोजाना चीजें अलग अलग तरह से रहें तो ये भी गलत है। माइंड साइट प्रैक्टिस करने का मेन मकसद है कि आपको एक ऐसी पर्सनालिटी डेवलप करनी है जो कि बैलेंस्ड हो। अगर आप एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी डेवलप करते हैं तो आप बाहर की दुनिया में होने वाले चेंज को बहुत ही जल्द अडॉप्ट कर पाएंगे। इसके अलावा आप स्टेबल रहेंगे, आपका माइंड स्टेबल रहेगा और आप अपनी कोर वैल्यू के साथ जुड़े रहेंगे। आइए एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। अपने आप को एक बहती हुई नदी की तरह सोचिए। आपने देखा होगा कि जब भी कोई नदी बहती है तो उसके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, लेकिन किसी न किसी तरह नदी अपने लिए रास्ता बना ही लेती है। किसी भी नदी का पानी किसी चीज के सामने आकर रुकता नहीं, बल्कि किनारे से अपने निकलने की जगह बना लेता है। उसी तरह आपको भी बनना है। अपने गोल की तरफ बढ़ते हुए आपको किसी भी चीज के साथ इतना नहीं उलझना है कि आप वहीं रुक जाएं। बदलाव तो इस संसार का नियम है। आपके आसपास हर समय बदलाव होते रहेंगे, चाहे वो आपके और आपके किसी करीबी के बीच के रिश्ते में हो या फिर सामाजिक बदलाव। आपको किसी भी चीज पर इतना ज्यादा फोकस नहीं करना है कि आप अपने गोल से भटक जाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी एक अच्छे फ्लो में चलती रहे तो उसके लिए जरूरी है कि आप इस फैक्ट को एक्सेप्ट करें कि आपका नजरिया हर चीज को लेकर डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है कि आपके कुछ रिलेशनशिप एक दूसरे से मेल न खाते हों, लेकिन ठीक है। अगर इन सब चीजों में से आप एक अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप कर पा रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको अपनी सोच के बीच में भी एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो काफी इमोशनल होते हैं और हर चीज का डिसीजन वो इमोशनल होकर ही लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं
जो कि अपने दिमाग पर जोर डालकर हर चीज के बारे में सोचते हैं और फिर उसके बारे में फैसला लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं बनना है कि आप इन दोनों में से किसी एक तरफ ज्यादा झुकें। आपको दोनों ही तरह की सोच के बीच बैलेंस बनाना आना चाहिए। अगर किसी जगह पर इमोशनल होने की जरूरत है तो आप वहां पर इमोशनल रहें, और अगर किसी जगह पर आपको अपने माइंड का यूज करके डिसीजन लेना है तो उस जगह पर अपने माइंड का यूज करिए। माइंड साइट प्रैक्टिस करके आप ये सब बहुत आसानी से सीख सकते हैं। माइंड साइट एक्सरसाइज कैसे करें? माइंड साइट एक तरह की ब्रेन ट्रेनिंग है जो कि इंसान को इमोशनली हेल्थी बनाती है। साइकोलॉजी के बारे में तो आमतौर पर हम सब जानते हैं। जब भी किसी इंसान को इमोशनल तौर पर अच्छा फील नहीं हो रहा होता है तो लोग उसे जनरली ये सलाह देते हैं कि उसे किसी साइकियाट्रिस्ट से बात करनी चाहिए। साइकियाट्रिस्ट का काम होता है कि वो इंसान के इमोशंस को समझ सके और उसे कुछ ऐसा सजेस्ट करे जो कि उसको इमोशनली स्ट्रांग बनाता हो। बात करें माइंड साइट की तो ये तकनीक भी साइकोलॉजी की फील्ड में एक पावरफुल पार्ट बन सकती है। हमने आपको पहले एपिसोड में बताया कि माइंड साइट की हेल्प से आप जान सकते हैं कि आपका माइंड किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से आसपास की चीजों को लेकर रिएक्ट करता है। अगर कोई इंसान अपने माइंड के बारे में इतना जान लेता है तो उसके लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना काफी आसान हो जाता है। इस एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से आप अपने माइंड साइट की पावर का सही तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने इमोशंस को उसकी हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं। माइंड साइट एक तरह से ब्रेन की ट्रेनिंग ही होती है। इसकी हेल्प से इंसान जान पाता है कि किसी भी थॉट को लेकर किस तरह से रिएक्ट करना और तो और एक के साथ दूसरे थॉट को जोड़ना कैसे है। जब हम दो तरह के थॉट्स के बीच में कनेक्शन बनाते हैं तो फिर हम उन सभी चीजों के साथ हम अपना एक अच्छा कनेक्शन एस्टेब्लिश कर पाते हैं। माइंड साइट हमारी मेमोरी को बूस्ट करके भी हमारे माइंड को ट्रेन करता है। जब हम अपने पास्ट में या फिर फ्यूचर में होने वाली किसी चीज को पूरी तरह से समझते हैं या रिमाइंड करते हैं और एक एक चीज को पूरी डिटेल के साथ याद करते हैं तो हम अपने ब्रेन के उस एरिया को एक्टिवेट करते हैं, जिसकी हेल्प से हमें महसूस होता है कि वो सभी चीजें दोबारा से हमारे सामने घट रही हैं। न्यूरोसाइंस का भी ये मानना है कि जब हम इतनी ज्यादा डिटेल में अपने किसी पास्ट इवेंट को याद करते हैं और उसको इमेजिन करते हैं तो इससे हमारे शरीर पर भी काफी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। इससे हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, साथ में जो नर्व्स ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाती है उनकी स्पीड भी इंक्रीज होती है। हम किसी भी चीज के लिए किसी तरह का रिएक्शन दे रहे हैं, ये सब डिपेंड करता है हमारे माइंड के फिजिकल पार्ट पर। जो हमारा न्यूरल बिहेवियर यानी कि हमारी तंत्रिकाओं का जो बर्ताव होता है उससे ये काफी हद तक तय हो जाता है कि हम अपनी लाइफ में आने वाले इश्यूज को कैसे और कितने अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। हमारे माइंड का सबसे पहला फिजिकल पार्ट प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स, जो कि हमारे माथे के जस्ट पीछे होता है, वो मोरल जजमेंट को ट्रिगर करता है। यानी कि उसकी हेल्प से इंसान की सेंस ऑफ आइडेंटिटी यानी कि किसी चीज को पहचानने की क्षमता और सेंस ऑफ टाइम यानी कि वो चीज है वो किसी भी इंसान के माइंड का दूसरा फिजिकल पार्ट होता है। ये पार्ट इंसान के इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वाले इंसान की इंटेंशन क्या है। अब आइए जानते हैं कि किस तरह माइंड साइट की हेल्प से कोई भी इंसान अपने माइंड के उस पार्ट को भी ट्रेन कर सकता है जो कि डिस्कम्फर्ट को मैनेज करने में इंसान की हेल्प करता है। किसी भी इंसान से जब आप ये पूछेंगे कि किसी के सामने खुलने या कंफर्ट फील करने से वो क्या समझता है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में उसका जवाब एक ही रहने वाला है, और वो ये कि अगर वो इंसान किसी दूसरे इंसान के सामने खुलकर बात कर रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि वो अपनी फीलिंग्स बिना किसी झिझक के उस दूसरे इंसान के साथ शेयर कर रहा है। कभी कभी इंसान कुछ ऐसे इमोशंस को एक्सपीरियंस करने लगता है जिसके बारे में कभी उसने सोचा नहीं होता, लेकिन राइटर यहाँ पर एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि जिस तरह से हम अलग अलग स्किल्स को सीख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम ये भी सीख सकते हैं कि हम कैसे अलग अलग तरह के इमोशंस के प्रति अवेयर रह सकते हैं। और ये तो आप सभी ने सुना होगा कि
प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि लगातार प्रैक्टिस करने के बाद ही हम किसी भी चीज में स्टेबिलिटी हासिल कर सकते हैं। माइंड साइट हमारे ब्रेन के राइट हेमिस्फीयर को टारगेट करता है। यह हमारे ब्रेन का वो हिस्सा होता है जो कि हमारे इमोशनल अवेयरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि जिसकी हेल्प से हम इमोशनल तरीके से चीजों के बारे में अवेयर हो पाते हैं। हालांकि इंसान नॉर्मली अपने लेफ्ट हेमिस्फीयर को यूज करना ज्यादा आसान समझते हैं और आमतौर पर उसी को यूज भी करते हैं। लेकिन एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि ब्रेन के राइट हेमिस्फीयर को भी स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत जरूरी है। अगर हम ये कर पाते हैं तो खुद की फीलिंग्स को और भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर पाएंगे। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि ये सब कर पाना तो काफी ज्यादा मुश्किल है, तो ये ख्याल अपने मन से अब भी क्या भी बाहर कर दीजिए। ये काम इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको ब्रेन के राइट हेमिस्फीयर को एक्टिव रखना है तो उसके लिए जरूरी है कि आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में पार्ट लें। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है वो बातचीत जिसमें आपको बोलना ना पड़े, बस इशारों की हेल्प से आप दूसरों के साथ बातचीत कर सकें। किसी दूसरे इंसान के चेहरे के हाव भाव को समझना और बिना आवाज वाली मूवी देखना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ही एग्जाम्पल हैं। जब आप अपने इंटेंस इमोशन का सामना करते हैं तो आप कुछ अलग अलग टेक्निक्स का यूज करके अपनी बॉडी के सेंसेशन के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगर कभी आपको स्ट्रेस फील होता है तो एक जगह पर लेट जाइए और उसके बाद अपनी बॉडी के हर एक पार्ट पर फोकस कीजिए और अपनी पूरी बॉडी को स्कैन करिए। शुरुआत में तो ये सब आपको काफी अजीब लगेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि आपकी पीठ का दर्द आपको दूसरे बॉडी पार्ट्स पर फोकस नहीं करने दे रहा है, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बंद नाक की आवाज आपको फोकस करने में दिक्कत दे रही है। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप चीजों के हिसाब से खुद को ढालना सीख जाएंगे। इमोशंस और फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल करें? माइंड साइट की हेल्प से हम ये समझ सकते हैं कि फीलिंग्स आती जाती रहती हैं। उनकी वजह से कभी हमारा कैरेक्टर डिसाइड नहीं होता। जब भी कोई हमारे सामने गुस्सा करता है तो कितना आसान होता है उससे ये कहना कि प्लीज शांत हो जाइए और शांति से इस चीज का सलूशन निकालिए। जब हम किसी ऐसे इंसान को शांत होने के लिए कहते हैं जो कि काफी गुस्से में होता है तो उनके लिए चीजों को मैनेज करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इमोशंस को कंट्रोल करना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं होता। इंसान हर सिचुएशन में अलग अलग तरह के इमोशंस शो करता है। जब उसे गुस्सा आता है तो उसका अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं रहता और कई बार वो ऐसी हरकतें कर देता है कि बाद में खुद भी बुरा महसूस करता है। बहुत से लोगों को इमोशंस कभी कभी काफी डिस्टर्ब कर देते हैं, लेकिन माइंड साइट टेक्निक की हेल्प से हम ये जान पाएंगे कि कोई भी इमोशन या फीलिंग हमेशा के लिए हमारे साथ नहीं रहती है। फीलिंग्स हर सिचुएशन में अलग अलग तरह की होती है। जैसे कि जब हमें कोई दूसरा परेशान कर रहा होता है तो हमें गुस्सा आता है, या जब कोई ऐसा इंसान जिसको हम बहुत पसंद करते हैं और वो हमें छोड़कर जा रहा होता है तो हम काफी इमोशनल हो जाते हैं। ये अलग अलग तरह की फीलिंग्स हमें याद दिलाती हैं कि हर सिचुएशन में हम अलग अलग तरह से फील करते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान किसी तरह के इमोशंस को बहुत ज्यादा फील कर लेता है और उसको लगता है कि उस इमोशन ने उसके अंदर बिहेवियर में बदलाव ला दिया है। ऐसे में इंसान को लगता है कि उसके अंदर खामियां आ गई हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कभी कभी लोगों की सलाह ये रहती है कि अगर आपको फीलिंग्स या इमोशंस को कंट्रोल करना है तो उसके लिए आपको योग करना चाहिए या फिर मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका माइंड शांत होता है और फिर आप अच्छे तरीके से अपनी बॉडी पर फोकस कर पाते हैं। मेडिटेशन की हेल्प से इंसान का टारगेट रहता है कि वो सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर सके, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन पावर या फोकस करने की क्षमता इंक्रीज हो। अगर आप ऐसी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो उसमें आपका मोटिव ये रहता है कि एक्सरसाइज के बीच में अगर किसी वजह से आप थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो तुरंत आप अपना कंसंट्रेशन वापस लाएं और उस चीज पर दोबारा से फोकस करना स्टार्ट करें।
जिस पर आप शुरू से फोकस कर रहे थे। बिल्कुल इसी तरह से आपको अपने इमोशंस को भी देखना है। जब भी आपको लगे कि आप अपने किसी इमोशन के साथ बह रहे हैं, यानी कि आपके इमोशंस आप पर हावी हो रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको बस अपने माइंड पर फोकस करके इतना सोचना है कि ये इमोशन आपके साथ बस कुछ देर के लिए है। इससे आपकी पर्सनैलिटी डिसाइड नहीं होगी। अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए एक और एक्सरसाइज है जो कि कोई भी इंसान कर सकता है। बस आपको इतना इमेजिन करना है कि माइंड किसी सागर की तरह है। इंसान की फीलिंग और उसके इमोशन उस सागर के ऊपर होने वाली घटनाओं की तरह हैं। कभी कभी ऊपरी सतह पर तूफान आता है और कभी कभी बहाव तेज हो जाता है। ऊपरी सतह पर चाहे जितने बदलाव हों, लेकिन आपने देखा होगा कि सागर की गहराई में उसको आप शांत ही पाएंगे। सागर अंदर से हमेशा शांत ही होता है। ऊपर हो रही घटनाएं टेम्परेरी होती हैं और आती जाती रहती हैं। ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो खुद के अंदर की गहराई को कितने अच्छे से समझकर खुद को शांत रख पा रहा है। माइंड साइट की एक्सरसाइज 3 पिलर पर बेस्ड होती है: ऑब्जर्वेशन, ऑब्जेक्टिव और ओपननेस। अगर कोई भी इंसान इन तीनों को अच्छी तरह से समझकर खुद पर अप्लाई कर लेता है, तो फिर उसे अपनी फीलिंग्स को समझने में और कंट्रोल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। राइटर आगे बतलाते हैं कि ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि किसी भी इंसान को अपने माइंड पर उस समय फोकस करना है जब उस इंसान का माइंड मेन फोकस से हटकर किसी और चीज की तरह डाइवर्ट हो रहा है। आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप कोई जरूरी काम कर रहे होते हैं और उस समय अचानक से आपके माइंड में कुछ और चीजें चलने लगती हैं। आपका फोकस उस जरूरी काम से हट जाता है और आप दूसरी चीज पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। ऐसे समय में आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है। इसके बाद जो सबसे जरूरी चीज आती है कि इंसान को अपने ऊपर भरोसा रखना है कि वो अपने मेन ऑब्जेक्टिव पर फोकस रख सकता है। जब किसी इंसान के साथ ऐसा होता है कि उसका ध्यान लगातार इधर उधर भटकने लगता है, तो इंसान को लगता है कि अब वो किसी काम पर पूरा फोकस नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है। आपको अपने ऑब्जेक्टिव पर हमेशा फोकस बनाए रखना है। माइंड साइट की हेल्प से आप इस बारे में भी जान सकते हैं कि थॉट्स किस दिशा में ले जा रहे हैं और ऐसे टाइम पर क्या फील कर रहे हैं। और सबसे लास्ट में आपको ये फैक्ट एक्सेप्ट करना है कि आपके माइंड में थॉट्स आते जाते रहेंगे। उन थॉट्स की वजह से आपकी पर्सनैलिटी पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो आपको यह एहसास होगा कि इमोशंस की वजह से कभी आपको स्ट्रेस या फिर टेंशन लेने की जरूरत थी ही नहीं। इमोशंस न्यूट्रल होते हैं और माइंड साइट की हेल्प से आप ये सीख सकते हैं कि उनको कैसे कंट्रोल करना है और कैसे मैनेज करना है। प्रॉब्लम्स को ऐसे कर सकते हैं दूर। बचपन में हुए बुरे एक्सपीरियंस कभी कभी पूरी लाइफ हमारा पीछा नहीं छोड़ते। राइटर कहते हैं कि उनके बचपन में एक ऐसी घटना हुई थी जिसे लेकर आज भी उसके दिल में माइंड साइट ब्रेन पार्ट्स। अगर आप अपने हाथ के अंगूठे को अपनी हथेली के बीच में रखें और फिर अपनी उंगलियों को घुमाकर अंगूठे के ऊपर रखेंगे, तो आपके सामने काफी हद तक आपके दिमाग की शेप तैयार हो जाएगी, जिसको आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि आपके हाथ के सामने वाला हिस्सा आपका चेहरा होता है और हाथ के पिछले वाला हिस्सा आपके सिर का पिछला हिस्सा होता है। आपकी कलाई आपकी स्पाइनल कॉर्ड को दिखाती है, जो रीढ़ की हड्डी से उठकर ऊपर की तरफ जाती है और इसी पर आपका दिमाग टिका होता है। अगर आप अपनी उंगलियों को उठाकर अपने अंगूठे को ऊपर उठाते हैं, तो आपकी हथेली आपके इनर ब्रेन स्टेम को दिखाती है। जब आप अपने अंगूठे को वापस नीचे रखते हैं, तो आपके अंगूठे की जड़ और उंगलियों के बीच लिम्बिक एरिया और उंगलियों के सिरों पर मिडिल प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स होता है। जब आप अपनी उंगलियों को मोड़कर अंगूठे के ऊपर रखते हैं, तो उंगलियों के बीच वाले जोड़ पर सेरेब्रल कोर्टेक्स होता है। अब हम दिमाग के इन हिस्सों के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। तो पहले बात करते हैं ब्रेन स्टेम की। ब्रेन स्टेम हमारे शरीर से इनपुट लेता है और उसे
हार्ट और लंग्स के कामकाज जैसे बेसिक फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए वापस हमारे शरीर में भेजता है। ये हार्ट रेट और सांस लेने की रफ्तार को रेगुलेट करके हमारे शरीर के एनर्जी लेवल को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये लिम्बिक और कोर्टेक्स एरिया में भी एनर्जी लेवल्स तैयार करता है। ब्रेन स्टेम हमारे एक्साइटमेंट के मामले को भी सीधे कंट्रोल करता है, जैसे जिस्मानी संबंध बनाने की इच्छा होने पर या ऐसी इच्छा के सेटिस्फाइड हो जाने पर ब्रेन स्टेम हमें जागने या सोने पर मजबूर करता है। ब्रेन स्टेम में बहुत सारे न्यूरॉन्स किसी खास कंडीशन में पूरी बॉडी और ब्रेन में तेजी से एनर्जी जुटाने का काम करते हैं। ये खतरे के वक्त हमारी जान बचाने के लिए लिम्बिक और कोर्टेक्स एरिया में एनर्जी लेवल डेवलप करके सिचुएशन के मुताबिक रिएक्ट करने के लिए हमें तैयार करता है। जैसे कि ये बताता है कि किन हालात में हमें भाग जाना चाहिए और कब हमें अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठा करके हालात का मुकाबला करना चाहिए, या बहुत बड़ी मुसीबत की हालात में हमें हाथ पैर हिलाना बंद करके बेबसी में गिर पड़ना चाहिए। ब्रेन स्टेम हमारे मोटिवेशनल सिस्टम का भी एक हिस्सा होता है, जो हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करने में मदद करता है, जैसे कि खाना, रहने का ठिकाना, फिजिकल रिलेशन बनाना और अपनी सेफ्टी करना वगैरह। आइए अब जानते हैं लिम्बिक एरिया के बारे में। लिम्बिक एरिया हमारे बेसिक मोटिवेशंस और इमोशंस को क्रिएट करता है, जैसे कि हमारी भूख, प्यास और फिजिकल एक्टिविटीज वगैरह की जरूरतें होती हैं। इस तरह की फीलिंग्स वाली हालत के बहुत इंपॉर्टेंट मायने होते हैं, क्योंकि लिम्बिक एरिया हमारी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में पता लगाता है। जैसे कि वो ये पता करता है कि प्रेजेंट सिचुएशन में हम अच्छा फील कर रहे हैं या बुरा फील कर रहे हैं। आमतौर पर हम अच्छी चीजों की तरफ जाते हैं और बुरी चीजों से दूर रहते हैं। इस तरीके से उस मोमेंट में हमारी फीलिंग्स के जैसे मायने होते हैं, उसी के मुताबिक एक्शन करने के लिए लिम्बिक एरिया हमें मोटिवेट करता है और वैसे ही इमोशंस क्रिएट करता है। लिम्बिक एरिया रिश्तों को बनाने में और एक दूसरे के साथ इमोशनली जुड़े रहने में भी हमारी मदद करता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से होते हुए हाइपोथैलेमस के जरिए हार्मोन्स को लाता है और फिर पूरे शरीर में भेजता है। ये खासकर हमारे एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड और एक्साइटमेंट पैदा करने वाले बॉडी पार्ट्स पर बहुत ज्यादा असर डालता है और दुख, खतरे या मुसीबत की हालत में एनर्जी को जमा करके पूरी बॉडी सिस्टम को हाई अलर्ट की सिचुएशन में रखता है, जिससे कि ज्यादा बड़ी मुसीबत होने पर कोर्टिसोल का लेवल बहुत हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन की ग्रोथ को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। लिम्बिक एरिया में एमिग्डाला और हिप्पोकैम्पस नाम के बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, जो कई तरीके की याददाश्त बनाने में हमारी मदद करते हैं, जिनमें कई तरह के फैक्ट्स, कुछ एक्सपीरियंस और इमोशंस शामिल होते हैं। एमिग्डाला की वजह से हम डर लगने पर रिएक्ट करते हैं और हिप्पोकैम्पस जिंदगी भर धीरे धीरे जब लाभ होते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। ये न्यूरॉन्स हमारे इमोशंस और नजरिए के मुताबिक याददाश्त को एक स्टोरी के तौर पर याद रखने में हमारी मदद करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कोर्टेक्स की। कोर्टेक्स में न्यूरॉन्स के फायरिंग पैटर्न्स की वजह से हमारे आइडियाज और नजरिए बनते हैं और हमारी माइंड साइट के नक्शे डेवलप होते हैं, जिनकी मदद से हम अपने अंदर की दुनिया को क्लियरली देख सकते हैं। दरअसल प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स न्यूरल फायरिंग पैटर्न्स को बनाता है, जो हमें चीजों के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है। कोर्टेक्स की शेप पहाड़ियों और घाटियों की तरह मुड़ी हुई होती है। पोस्टीरियर कोर्टेक्स हमारे 5 सेंसेस जैसे कि देखना, सुनना, टच करना, सूंघना और टेस्ट करना, इन सब के जरिए खास तौर से हमारे फिजिकल एक्सपीरियंसेस के नक्शे तैयार करता है और बाहरी दुनिया के बारे में एक नजरिए को जनरेट करता है। और ये हमारे शरीर की लोकेशन और मूवमेंट को भी ट्रैक करता है। जब हम पीछे से आगे की तरफ चलते हैं तो कोर्टेक्स के सामने वाला हिस्सा यानी फ्रंटल लोब का एरिया हमारे मूवमेंट को कंट्रोल करने में मदद करता है। इस एरिया को मोटर स्ट्रिप कहते हैं। लेफ्ट हेमिस्फीयर में बॉडी के राइट साइड के मूवमेंट को कंट्रोल करती है, जबकि ये राइट हेमिस्फीयर में बॉडी के लेफ्ट साइड के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। अलग अलग तरह के न्यूरॉन्स के ग्रुप्स हमारे हाथ,
पांव, उंगलियों और चेहरे की मसल्स को कंट्रोल करते हैं। ये सारे न्यूरॉन्स के ग्रुप्स स्पाइनल कॉर्ड तक फैले होते हैं, जो हमें चलने में भी मदद करते हैं। अब हम प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स के बारे में भी समझ लेते हैं। इसकी मदद से हम टाइम के बारे में, अपने बारे में और अपने मोरल जजमेंट के बारे में एक नजरिया बनाने के साथ साथ अपने हिसाब से माइंड साइट के नक्शे भी बनाते हैं। साइड प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स की मदद से अटेंशन पर फोकस बनता है। मिडिल प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स के एरिया में कोई एक्शन लेने से पहले हमें रोकने की, चीजों के बारे में अंदर की जानकारी लेने की, हमदर्दी को फील करने की और मोरल जजमेंट को लागू करने की कैपेसिटी होती है। एक हेल्थी लाइफ के कामकाज को अच्छी तरह से पूरा करने के लिए मिडिल प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप चाहें तो खुद भी इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए करके देखते हैं। अगर आप अपने हाथ की उंगलियों को ऊपर उठाकर फिर से नीचे रखते हैं तो आप देखेंगे कि ये कई चीजों को कनेक्ट करती है, जैसे कि बीच वाली 2 उंगलियों के ऊपरी सिरे लिम्बिक अंगूठे के ऊपर टिके हुए हैं। ये ब्रेन स्टेम हथेली को टच करते हैं और ये कोर्टेक्स उंगलियों से भी सीधे जुड़े हुए हैं। इस तरीके से मिडिल प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स एरिया, कोर्टेक्स में न्यूरॉन्स लिम्बिक एरिया और ब्रेन स्टेम से सिर्फ एक साइनेप्स की दूरी पर है। साइनेप्स एक ऐसे पॉइंट को कहते हैं जहां एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नर्वस इंपल्स जाता है। मिडिल प्रीफ्रंटल रीजन कोर्टेक्स, लिम्बिक एरियाज और ब्रेन स्टेम के साथ ही साथ शरीर के अंदर नर्वस सिस्टम के बीच में लिंक्स क्रिएट करता है और ये इन सभी एरियाज से हमारे सोशल वर्ल्ड को सिग्नल भेजता है और वहां से सिग्नल रिसीव भी करता है। प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स न्यूरॉन्स के कई फायरिंग पैटर्न